Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 12th Accounting. जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटिंग का हमारा अकाउंटिंग रेशो चैप्टर चल रहा है जिसमें 4 पार्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आप वो पार्ट्स कवर अप कर लेंगे। इस पार्ट में हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो कि सॉल्वेंसी रेशो का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप पेन और रजिस्टर्स के साथ रेडी हैं और आप नोट्स बनाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। बेसिकली ये जो रेशो है ये रिलेशनशिप बताती है प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स के बीच में। तो प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स और इक्विटी, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। और शेयर होल्डर फंड्स के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, बैलेंस शीट में भी आपको दिखाया है। एक बार और बैलेंस शीट देख लीजिए आप। स्टूडेंट्स देखिए, प्रोप्राइटर फंड बेसिकली पहला पॉइंट बस होता है जिसमें शेयर होल्डर्स फंड के बारे में बताया होता है। तो प्रोप्राइटर्स फंड को हम टोटल एसेट्स से कंपेयर करेंगे। तो टोटल एसेट्स, आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में एसेट्स दिए हैं तो अच्छी बात है, वरना लायबिलिटी अप्रोच से भी हम लोग एसेट्स निकाल सकते हैं और फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स से कंपैरिजन हो रहा है शेयर होल्डर्स फंड का। सो स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है। आप जानते हैं इस बैलेंस शीट को किस तरह से यूज करना है। तो घुमा फिरा के वो कुछ भी देंगे आपको, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है इसके पहले पॉइंट पे और टोटल एसेट्स पे। तो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में समझ आ जाए। स्टूडेंट्स देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया है शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 lakhs, नॉन करेंट एसेट्स 22 lakhs एंड करेंट एसेट्स 10 lakhs। अगर आप ध्यान से देखें तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे कि इसमें कौन सी चीज किस चीज से रिलेट करती है बैलेंस शीट में। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मैं मिला दूं तो ये बन जाता है मेरा इक्विटी। और इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड एक ही चीज होती है, मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अगर नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला दिया जाए तो ये टोटल एसेट्स बन जाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्विटी फाइंड आउट करता हूँ। तो इक्विटी आ गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 5 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है 3 लाख। ओके, तो इसके हिसाब से 8 lakhs इक्विटी आ चुकी है। तो इक्विटी जो कि शेयर होल्डर फंड भी होता है वो कितना आ गया है, 8 lakhs। तो हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। उसके अलावा आप टोटल एसेट फाइंड आउट करने के लिए नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स कर दीजिए। सो आपका 22 lakhs प्लस करेंट एसेट्स जो कि है 10 लाख। तो इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ गया 32 lakhs। ओके, तो टोटल एसेट्स को टोटल एसेट्स की जगह पुट कर देते हैं। तो ये 32 lakhs आ गया आपका। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, एक तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए, परसेंटेज में निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए इसको। सो ये हो गया 4 और ये आ गया 25। सो इसका जो आंसर है वो 25% में भी आ सकता है, या आप इसका आंसर 1:4 भी लिख सकते थे अगर आप रेशो में लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। आप मेरी वीडियोस देख ही रहे हैं तो अब तो आप समझदार हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में आपको काफी सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए, ये पहली बार है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया है। आपको इतना याद रखना है कि इन दोनों को ऐड करके आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में डालना है। ओके, तो ये दोनों ही शेयर कैपिटल में आते हैं। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है और यहाँ पे सरप्लस है, और रिजर्व और सरप्लस भी आपको पता है कि यहीं पे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। तो अगर हम इन चारों को ऐड कर देते हैं तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। एक चीज तो हमने निकाल ही ली इन चारों को ऐड करके। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिबेंचर दिया गया है जो कि एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो डिबेंचर और करंट लायबिलिटी मीन्स ये टोटल डेट आपको दिया हुआ है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी हो गई डिबेंचर और करंट लायबिलिटी होती है थर्ड पॉइंट जो कि बैलेंस शीट में दिया है। फिक्स्ड एसेट साइड में क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दी हुई है आपको। उसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है, तो इसको आपको ऐड करना है। और प्लस करंट एसेट्स भी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको ये तीनों चीजें दी गई हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसकी हेल्प से एसेट्स निकाल देंगे। टोटल एसेट्स यहाँ पे बड़े आराम से आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं उसका कोई भी यूज नहीं है, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी का कुछ खास यूज नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले मैं इक्विटी निकाल लेता हूं, और इक्विटी के लिए इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 और प्लस 1,50,000। इस तरह से इसको मैं प्लस कर दूंगा। तो मेरा जो आंसर है 5 लाख और 4 लाख 9 लाख आ जाएगा। मेरा जो आंसर आया है वो आ गया है 9 लाख। तो अब हम टोटल एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं। टोटल एसेट्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और करंट एसेट्स को प्लस कर देना है, जिसपे मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो ये हो गया 21 लाख जो कि हो गया फिक्स्ड एसेट, प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि है 2 लाख, और उसके बाद करंट एसेट्स जो कि है 8,80,000। ओके, सो ये आप देख सकते हैं 10,80,000 हो गया, और ये 31,80,000 जो कि होगी टोटल एसेट्स। सो अगर हम वैल्यू पुट करें यहां पर तो हम आसानी से ये देख सकते हैं कि इक्विटी को हम ऊपर रख देंगे जो कि है 9 लाख, और टोटल एसेट्स को नीचे रख देंगे 31,80,000। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.28:1। 0.28:1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज वेरी मीनिंगफुल टू डिबेंचर होल्डर्स एंड लैंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, नाम में ही लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज, तो कंपनी इंटरेस्ट कितना कवर कर सकती है। अगर मान लीजिए उसने लोन लिया हुआ है डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू या किसी और जरिए से उसने लोन लिया है कंपनी ने, तो वो इंटरेस्ट देने के कितने लायक है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो ये किस चीज को कंपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स। देखिए एक तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट कहां से मिलता है, इंटरेस्ट और टैक्स हमेशा प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। ओके, तो प्रॉफिट पहले कंपनी कमाती है, उसमें से इंटरेस्ट पे करती है और फिर उसके बाद टैक्स पे होता है। तो यहां पर प्रॉफिट और इंटरेस्ट को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हायर रेशो इंडिकेट्स बेटर इंटरेस्ट मीटिंग कैपेसिटी। अगर रेशो हाई आती है तो इसका मतलब है कि डिबेंचर होल्डर्स बिल्कुल सेफ हैं पैसा लगाने के लिए, कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। इसका मतलब है उनके डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट उनको बड़े आराम से कंपनी दे सकती है।
उसके अलावा आप देख सकते हैं फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों लगाया स्टूडेंट? देखिए बिफोर क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट सबसे पहले कंपनी कमाती है तो टैक्स और इंटरेस्ट उसमें से देती है, तो हमको सबसे पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है टोटल प्रॉफिट वो यहां पे लिखना है, इंटरेस्ट और टैक्स दिए बिना जो प्रॉफिट है। उसके बाद यहां पर कंपेयर किससे किया गया है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जो लंबे समय के लिए उधार बन जाता है उसको कंपेयर किया गया है यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट देने के कितने लायक है, तो हाइयर रेशो मतलब आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, और अगर लोअर रेशो आएगी तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपके पास ज़्यादा है, प्रॉफिट उतना नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहां पर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेट 20 lakhs एंड टैक्स रेट 40%। तो जो कंपनी है उसने टैक्स दिया है 40% और जो इंटरेस्ट है वो 20 लाख के ऊपर 12% का है। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया है, पर आपको निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो दोनों चीजें देने के बाद का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमको एक एक स्टेप पहले चलना होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो 40% का टैक्स इसमें से माइनस हुआ होगा उसको हम प्लस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना आपको यहाँ पे बैकवर्ड चलना है। आपको ये जो अमाउंट दिया हुआ है टैक्स होने के बाद का अमाउंट दिया हुआ है, इसमें टैक्स माइनस कर दिया इन्होंने, उसके बाद का अमाउंट दिया। तो ऐसे में आप इसका 40% मत निकालिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। इसको कैसे करिएगा देखिए ध्यान से। तो आप मान लीजिए लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी ₹X, मान लेते हैं कि वो x है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो x मान लिया मैंने। तो आपको पता है कि जो टैक्स दिया होगा वो जाहिर सी बात है 40% ऑफ x दिया होगा, जितने का प्रॉफिट है उसका 40% टैक्स दे दिया। तो ये हो गया टैक्स का अमाउंट, जिसको हम 2/5x भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इतना जो पैसा था, इतना रुपया टैक्स में चला गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पेड। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। देखिए आफ्टर टैक्स वाला कब आएगा? जब बिफोर टैक्स में से आपने टैक्स पे कर दिया, तभी तो आफ्टर पे पहुंचोगे। ओके, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने माना है x, जिसमें से अगर मैं टैक्स दे देता हूं 2/5x का, तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, ये हो गया 5x एलसीएम लेने के बाद, और 5 में से जब 2 जाएगा तो ये बचेगा 3x/5। अब इसको भी सॉल्व करना आपको आता ही है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल टू x। सो इसको अगर हम काटेंगे तो ये आता है 4, और 4 5 हो जाता है 20। तो x की वैल्यू आ गई 2 लाख। तो टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट था स्टूडेंट्स वो है हमारा 2 लाख, याद रखिएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसमें एक चीज और ऐड करनी है, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमने निकाल दिया, अब इंटरेस्ट भी तो इन्होंने दिया ही होगा, तो इंटरेस्ट भी ऐड करना है। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% ऑफ टोटल डेट। 20 लाख रुपए का उधार लिया हुआ है कंपनी ने, और उस पर 12% का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट जो हो जाएगा 12% ऑफ 20 lakhs, सो ये हो गया
2,40,000। ओके स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया होगा वो किया होगा 2,40,000 का। अब ये वाला इंटरेस्ट भी इस अमाउंट में ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो टैक्स तो मैंने ऐड कर ही दिया है, साथ साथ में इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं। सो यहां पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ये आपका आ गया 2 लाख प्लस 2,40,000, जो कि हो जाता है 4,40,000। ओके स्टूडेंट्स, सो जो ऊपर वाला अमाउंट है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आ गया 4,40,000। अब बचती है बारी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। स्टूडेंट्स देखिए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ ये, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो इंटरेस्ट है लंबे समय के डेट के ऊपर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आया है 2,40,000। सो इसको आप इस डिवाइड कर दीजिए, और कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका आंसर जो आएगा 1.83 टाइम्स, 1.83 टाइम्स। इसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट दिया हुआ था। सबसे पहले आप बिफोर पे जाओगे, मैंने आपको तरीका बता दिया, उसके बाद आप उसको डिवाइड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के साथ। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप इसमें किए गए सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.